हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि है रेबीपाराजोल, जो कि टैबलेट और कैप्सूल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रेबीपाराजोल जो है ये आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन में से एक है, जिसमें कि आप पीपीआई ग्रुप की अगर मेडिसिन या फिर पीपीआई क्लास की मेडिसिन को देखेंगे तो इसमें ओमिपाराजोल, पेंटोपाराजोल, लेवोपाराजोल वो सारे आता है, जो कि जिसका सफिक्स एजोल में आता है। ठीक है ना। तो ये आज जो हम बात करने वाले हैं तो सिर्फ रेबीपाराजोल के बारे में बात करने वाले हैं कि रेबीपाराजोल को कहाँ कहाँ यूज़ करा जाता है या फिर किस कंडीशन में दिया जाता है। सबसे पहले तो जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो इसका मतलब ये क्या करता है काम, इसकी वर्क को अगर देखेंगे तो ये आपका क्या होता है कि पेट में जो एसिडिटी बनती है ना, तो उस एसिड को बनने से रोक देता है ये। यानी ये क्या करता है कि जब एसिड का सिक्रेशन होता है पेट में, तो उस इंटेस्टाइन में, तो उस सिक्रेशन को ही रोक देता है, जिससे कि स्टमक में एसिडिटी ना बढ़े। ठीक है। तो इसी का डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे कि ये आपको मैंने बता दिया कि अवेलेबल जो है आपको टैबलेट फॉर्म में भी हो जाता है, लेकिन वहीं पे एसआर और डीएसआर के केस में लीजिएगा तो ये आपको कैप्सूल फॉर्म में मिलेगा, और साथ में इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर इसका स्ट्रेंथ देखिएगा तो आपको 10 mg, 20 mg और 40 mg के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। ये जो डोज दिया जाता है ना, तो डोज के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई पेशेंट का जो एज पे डिपेंड करता है कि कोई बच्चा रहता है 12 साल से ऊपर, जैसे 13 साल 14 साल का रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा एडल्ट रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ओल्ड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग डोज को मतलब प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसीलिए इसको अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाया गया है। ठीक है, जो कि आपको 10 mg से लेके 40 mg तक मिल जाता है। तो ये होगी इसकी स्ट्रेंथ। अब बात कर लेते हैं इसका डिटेल में यूज की किस किस केस में इसका यूज़ करा जाता है, या फिर कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे रेबीपाराजोल का यूज़ करते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो रेबीपाराजोल गैस को कम करता है, गैस को बढ़ने से रोकता है। तो उस केस में जैसे कि जीआरडी की केस में यूज़ किया जाता है। जीआरडी के केस में क्या होता है कि जीआरडी का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि इंटेस्टाइन में जो गैस बनी वो गैस क्या करता है कि ऊपर की ओर इसोफेगस की ओर रिफ्लक्स करने लगता है। ठीक है, जिसके कारण हार्ट में बर्न होना या फिर सीने में जलन होना जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ वोमिटिंग आना, नाउजिया होना, तो ये कुछ मतलब ऐसा फीलिंग होती है बहुत ज़्यादा गैस बनने के कारण, तो वहाँ पे इसका यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ एसिडिटी में के केस में किया जाता है। स्टमक में अगर एसिडिटी बन जाती है, एसिड बन जाता है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ में बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो कि एसिडिटी से जुड़ी हुई है, वो सारे कंडीशन में यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी एच पैलोरी बैक्टीरिया के कारण जब स्टमक में एसिड बन जाती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है, एसिड का सिक्रेशन होने लगता है, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ करता है। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा केसेस देखा गया है जहाँ पे क्या होता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पकड़ा हो बॉडी में, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जब एनसेड क्लास की मेडिसिन, पेन किलर चलाया जाता है या फिर एंटीबायोटिक चलाई जाती है, तो वहाँ पे जो गैस बनता है, तो उस गैस को कंट्रोल करने के लिए या फिर उस गैस को रोकने के लिए भी यहाँ पे रेबीपाराजोल का यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ कॉमन चीज़ थी, कॉमन कंडीशन था जहाँ जिसकी मैंने बात की। इसके साथ साथ देखेंगे तो आपको पेप्टिक अल्सर के केसेस में भी इसका यूज़ कराया जाता है, और भी अदर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह इसको प्रेस्क्राइब कर सकता है। डिपेंड करता है डॉक्टर के अपना एक्सपीरियंस पे, वो अलग अलग जगह प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ कॉमन यूजेस जहाँ पे रेबीपाराजोल का यूज़ करा जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स इसका डोज और साइड इफ़ेक्ट। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं आपको कि देखिए, ये जो आपको रेबीपाराजोल है ये मेडिसिन है, यानी कि मूल नाम हुआ ये, लेकिन ये आपको मार्केट में या फिर मेडिकल्स में या फिर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसको कुछ अलग नाम से प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसे ब्रांड नेम बोलते हैं। देखिए, सब जगह अलग अलग ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल होती है। ये हो सकता है जैसे कि मैंने कुछ पॉपुलर नाम लिया है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि रेबलेट नाम से मिलेगा, रेबिसिप नाम से मिलेगा, पेप्सिया नाम से मिलेगा। तो ये हो सकता है कि आपके वहाँ कोई अलग ब्रांड नेम से मिले। और ब्रांड नेम क्या मतलब कि देखिए, ये जो मैंने कॉमन नाम बताई, ठीक है, ये आपको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है या फिर मेडिकल में इस नाम से मिलेगा आपको, लेकिन उसके अंदर की मूल नाम अगर देखेंगे या फिर मेडिसिन या सॉल्ट को देखेंगे तो वो आपका रेबीपाराजोल ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपके वहाँ हो सकता है कि आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग कुछ अलग ब्रांड नेम हो सकता है, ये जगह पे डिपेंड वेरी करता है किस जगह पे क्या कौन सी ब्रांडेड चलती है, लेकिन उसके अंदर की मूल नेम जो देखेंगे तो आपको रेबीपाराजोल ही मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स डोजेस। देखिए, डोज जो डिपेंड करता है वो पेशेंट की सिविरिटी को देख करके दिया जाता है। पेशेंट का सिविरिटी, पेशेंट का वेट, वो सारा चीज़ देखने के बाद ही डॉक्टर डोज कैलकुलेट करके इसे दिया जाता है।
जैसे अगर एडल्ट डोज की बात करें इसको, तो आपको देखिए अगर टैबलेट फॉर्म में लेते हैं ना, तो ये आपको दिन में 1 बार या फिर 2 बार दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे एसआर या डीएसआर के केसेस में करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि सिर्फ एक टाइम, 1 टाइम ओडी लिया जाता है सुबह के टाइम नाश्ता से पहले, ठीक है। ताकि देखिए एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीज, ठीक है। और डीएसआर में तो जैसे कोई रेबिपाराजोल के साथ डीएसआर जो रहती है तो उसमें डोमपेरिडोन और सस्टेन रिलीज रहता है। सस्टेन रिलीज का मतलब ये होता है कि मतलब धीरे धीरे रिलीज होना, ठीक है। पूरा मतलब एवरेज उसका अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो लगभग 24 घंटे तक वो काम करते रहता है, इसीलिए उसको दिन में एक ही बार यूज़ कराया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो एसआर के फॉर्म में, लेकिन टैबलेट फॉर्म में अगर यूज़ करा जाता है वो दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। तो ये थी डोजेज़, और इसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसको दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये डोजेज़ थी। अब देख लेते हैं अब इसका साइड इफ़ेक्ट कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है इस मेडिसिन को लेने से। जैसे नोज़िया आना, फीलिंग होना या फिर वोमिटिंग का फील होना, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना, स्किन पे रेसेस पड़ जाना और हेडेक होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावे अगर कोई आपको अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट मिलता है तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके लिए जो फर्दर ट्रीटमेंट है वो आपके लिए आपको दे, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इस मेडिसिन को रोक करके कोई अल्टरनेट मेडिसिन चलाए। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की तो इसीलिए बोलते हैं कि डॉक्टर को ना बिना मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है फ्रेंड्स। डॉक्टर का कंसल्टेशन ही मेडिसिन है, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। और वीडियोस बनाने का मेन पर्पस सिर्फ नॉलेज को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये नहीं है कि मतलब कोई भी मेडिसिन खुद से ले लें या सेल्फ ले लें। देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसका पेशेंट की कंडीशन देखना पड़ता है, पेशेंट को एलर्जी कंडीशन तो नहीं है या फिर किस स्ट्रेंथ में इसको दें, ये सारा चीज़ देखने के बाद ही डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो बात हो रही है सिर्फ नॉलेज की बात हो रही है कि मेडिसिन को कैसे यूज़ कराया जाता है और कहाँ कहाँ यूज़ कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। और देख लेते फ्रेंड्स कुछ वार्निंग यानी कि ध्यान में रखने वाली बातें, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग है या फिर हार्ट किडनी का प्रॉब्लम है या फिर किसी भी पीपीआई क्लास की मेडिसिन से अगर एलर्जिक है, एलर्जी कंडीशन कभी देखा गया होगा मेडिकल हिस्ट्री में, तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आया है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से जो है उससे बता दें। या फिर इस तरह का कोई भी कंडीशन है तो डॉक्टर को ज़रूर से एक बार बता दें कि ये कंडीशन है। हो सकता है कि उसके वो आप मेडिसिन जो है उसका कैलकुलेशन करके दे या फिर उसकी जगह कोई अल्टरनेट मेडिसिन दे जो उनके लिए सेफ़ हो, ठीक है मैम। तो आई होप कि सारा चीज़ समझ गए आप लोग कि रेबिपाराजोल कहाँ यूज़ कराता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, ये सारा चीज़ डिटेल में बात की मैंने। देखिए फ्रेंड्स अगर इस पहली बार अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स से रिलेटेड में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और बता दूँ कि इस चैनल में सिर्फ मेडिसिन से ही रिलेटेड सारा चीज़ नॉलेज की बातें होती रहेगी। तो आई होप कि जुड़ जाइए चैनल में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।